वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला। नमस्कार दोस्तों, कल हमने देखा था वर्ण विचार और उसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न इस प्रकार से है, संस्कृत भाषायाम स्वरः कि संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं तो आंसर रहेगा आपका 9। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न ये कह रहा है संस्कृत वर्णमालायाम कुल स्वरः कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर है तो आपका आंसर रहेगा 13। यहां ये पूछ रहा है संस्कृत भाषा में स्वर और यहां ये पूछ रहा है संस्कृत वर्णमाला में, दोनों में अंतर ये है। फिर इसके बाद में आगे तीसरा प्रश्न ये कह रहा है पाणिनीय शिक्षायाम स्वरः कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं, तब आपको यहां करना है 21 या 22। फिर इसके बाद में चौथा प्रश्न ये कह रहा है संस्कृत भाषायाम व्यंजनानि कि संस्कृत भाषा में कितने व्यंजन है या व्यंजन कितने हैं, तब आपको यहां आंसर देना है 33। फिर प्रश्न इस प्रकार से हो कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आपको वहां लिखना है आंसर देना है 42। और प्रश्न अगला प्रश्न संस्कृत भाषायाम वर्णः कि संस्कृत भाषा में वर्ण कितने हैं। कुल वर्णों की बात कर रहे हैं तो यहां 9 तो स्वर हो गए और 33 व्यंजन, दोनों मिलकर के यहां कुल वर्ण हो गए 42। प्रश्न इस प्रकार से हो कि संस्कृत भाषा में वर्ण कितने हैं, तब आंसर आपको देना है 42। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन संस्कृत वर्णमालायाम वर्णः कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण है। यहां भाषा की बात हो रही है, यहां वर्णों की बात, वर्णमाला की बात हो रही है। तब यहां आपको 13 + 33 = 46 आंसर सही करना है। अगला प्रश्न ये है पाणिनीय शिक्षा अनुसारम वर्णा कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की बात कर रहा है। यहां ये कह रहा है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजन, यहां ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर। तब यहां देखिए आप पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या हमने 21 या 22 और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या 42, तो 21 या 22 + 42 तो बराबर है। हम ये कह सकते हैं कि कुल जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण है वो 63 या 64 होते हैं। यहां तक हमने कल देख लिया था। आज हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला टॉपिक हमारा रहेगा उच्चारण स्थान। टॉपिक जो दूसरा टॉपिक हम चल रहा है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो किस प्रकार से होंगे कि कौन सा क का उच्चारण स्थान कौन सा है, ख का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये हम क्रम से देखेंगे। उच्चारण स्थान तो सबसे पहली बात यह आती है कि संस्कृत में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। संस्कृत में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तब आपको वहां आंसर देना है। अगर ऑप्शन में 7 हो तो 7, अन्यथा 8। अब ये है कौन कौन से, इसके बारे में हम क्रम से देखेंगे। पहला उच्चारण स्थान जिनको याद करने की एक ट्रिक्स है, अकु है, विसर्ज, निया नाम, अकु है, विसर्ज, निया नाम, कंठ है। ये कह रहा है कि ए पहले आ रहा है ए,
तो एक का दीर्घ रूप होगा आ। फिर कह रहा है कै वर्ग, कै वर्ग में आएगा कै, खे, गे, गे और रे। फिर इसके बाद में ये कह रहा है विसर्ग, और विसर्ग के बाद में ये कह रहा है इनका उच्चारण स्थान एक और बच गया आपका है, इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ। जब भी इन अक्षरों को बोला जाएगा तब ये उच्चारण करने में कंठ की सहायता ली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और अ, उसके बाद में कै वर्ग, कै, खे, गे, गे, अण और विसर्ग और है, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, या कौन सा वर्ण कंठ है या कौन सा नहीं है। दूसरा उच्चारण स्थान की बात करते हैं हम। इचुये सानाम तालु, यहां ये कह रहा है कि ई, तो ई छोटी और बड़ी। फिर कह रहा है च वर्ग, च वर्ग में पांचों अक्षर आ गए आपके, च, छ, ज, झ और ये कह रहा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये। इसके बाद में आ रहा है ये, तो ये कह रहा है ई, च वर्ग, ये और ये स, जिसको तालव्य सकार बोला जाता है। इन से इसका उच्चारण स्थान तालु है, या हम ये कह सकते हैं ये तालव्य वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान तालु से किया जाता है। फिर तीसरा हम देखते हैं रिटूर साणा मूर्धा, री टूर साणाम, रिटूर साणाम मूर्धा। तो हम ये कह सकते हैं कि री, छोटी री और बड़ी री, री री और टै वर्ग, टै वर्ग में आ गया आपके टै, ठै, डै, ढै और अण। फिर इसके बाद में ये कह रहा है कि रै और स, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये मूर्धन्य है। यानी ये कह रहा है कि री और री दोनों टै वर्ग में टै, टै, डै, डै है, और रै और स, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। चौथा ऋतु लसानाम दंतः। अब ये कह रहा है कर्म से अगर देखें, ली, फिर आया तय वर्ग, तय वर्ग में तय, थ, द, ध और न, और उसके बाद में आ रहा है ल, और फिर आ रहा है स। इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा दंत, या हम ये कह सकते हैं कि इनको दंते वर्ण कहा जाता है। यहां तक आप देखिए एक बार कि ए और आ, उसके बाद में कैवरेक, फिर एक विसर्ग और उसके बाद में है, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर कह रहा है कि ई और ई, उसके बाद में चैवरेक, और फिर कह रहा है ये और से, इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। फिर उसके बाद में तीसरा हमने देखा है कि री और री, टैवरेक और रे और से, इस से को मूर्धन्य से बोलते हैं, इस से को तालव्य सकार, और जो तीसरा से आ रहा है ये आपका आ रहा है दंत्य सकार। फिर कह रहा है ली, तैवरेक और ले और से, इनका उच्चारण स्थान दंते होता है। आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे देखते हैं।
हाँ, दंते तक हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं पांचवा, उपपद्य मान्य नाम ओष्ठो। ये कह रहा है कि उ और उ, उपपद्य मान्य नाम ओष्ठो, उ और उ। फिर कह रहा है उपद, उपद मानिए, और इसके बाद में कह रहा है पैवरक। पैवरक में आ गया आपके पै, फै, बै, बह और मैं। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, या हम ये कह सकते हैं इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण करते समय हम ओठ का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक बार ये और देख लेते हैं, उपदमानी क्या होता है। उपदमानी ये होता है कि जब पै और फै के बीच में अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है, इसे उपदमानी कहा जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होगा। अब आगे हम देखते हैं छठवां, वकारस्य दंतोष्ठम। ये कह रहा है कि जो वह है, इसका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों से किया जाता है। वकारस्य दंतोष्ठम, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। आगे हम देखते हैं इसके बाद में, ए दैतो कंठ तालु। अब ये कह रहा है कि ए और आई, एक होता है ए और आई, इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो ये इस प्रकार से होगा कि ए प्लस में ई बराबर बनता है ए। तो ये कह रहा है एक ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो इन दोनों के मेल से बना ए, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो होगा कंठ और तालु, कंठ तालु। फिर कह रहा है सातवां, ओदोतो कंठोष्ठम। ओदोतो कंठोष्ठम। अब ये कह रहा है कि ओ का उच्चारण स्थान, ओ का उच्चारण स्थान देखें तो हम ये इस प्रकार से बनता है ओ, ए प्लस में उ बराबर होता है ओ। तो ये कह रहा है ए का उच्चारण स्थान कंठ होगा और उ का होगा ओष्ठ। तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, औ। दोनों का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ। तो ये कह रहा है कि ओ और औ इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ, या हम ये कह सकते हैं कि कंठ और ओष्ठ। अब इसके बाद में और देखते हैं आठवां, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। कि जो जिह्वा मूल जो अक्षर होता है उसका उच्चारण स्थान भी जिह्वा मूल ही होता है। जीव का अग्रभाग, मूल यानी होता है जहां से जिह्वा प्रारंभ होती है वहां से। तो जिह्वा मूल जो अक्षर कौन सा होगा, तो यहां जिह्वा मूल के लिए हम देखेंगे क और ख के बीच में जो आधा विसर्ग का प्रयोग होता है वो जिह्वा मूल कहलाता है। तो इसका उच्चारण स्थान होगा जिह्वा मूल। अब इसके बाद में और बच गया आपके पास नासिका
अनुस्वारस्य। अभी अनुस्वार का उच्चारण स्थान इसमें आया नहीं है, तो ये कह रहा है कि अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है, अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होगा वो नासिका होगा, अर्थात इसका उच्चारण करते समय नाक का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं जो पंचम वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, जैसे ये, मैं, गे, न और मैं, ये पंचम वर्ण है, तो इनका उच्चारण स्थान भी नासिका होगा। तो हम ये कह सकते हैं यमगण नानाम नासिका च। अब यहां ये आ रहा है च का प्रयोग, कि ये पांचों अक्षर जो पहले आ चुके हैं, ये, मैं, गए, न, ये पहले अक्षर आ चुके हैं, तो एक इनके दो उच्चारण स्थान हो गए। च का मतलब होता है और। तो जैसे हम बात करें गय की, कि इसका उच्चारण स्थान एक तो हो गया कंठ। अब ये कह रहा है कि दूसरा स्थान क्या हो गया इसका, नासिका। तो प्रश्न इसी प्रकार से भी हो सकता है कि ऐसे कितने वर्ण हैं कि जिनके दो दो उच्चारण स्थान है। प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है। ये तो सीधा सा प्रश्न है कि यमगण नानाम नासिका, यानी जो पंचम वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, उसका उच्चारण स्थान भी कौन सा रहेगा, नासिका रहेगा। अब ये कह रहा है कि नासिका रहेगा। अब मान लो जैसे ये पूछ लिया कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसको हमने कंठ में भी लिख लिया, भाई इसका उच्चारण कंठ है, और यहां भी कह रहे हैं, यहां भी आ रहा है, तो यहां नासिका है। समस्या ये आती है कि मान लो प्रश्न इस प्रकार से हो, एक प्रश्न देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। प्रश्न इस प्रकार से हो, ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए, कंठ, ख कह रहा है, तालु, गे कह रहा है, नासिका, और ग कह रहा है मूर्धा। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए, क कह रहा है कंठ, ग कह रहा है, ख कह रहा है नासिका, और ग कह रहा है उबहु, और घ कह रहा है को अपि नास्ति। तीसरा ऑप्शन, के कह रहा है कंठ, ख कह रहा है तालु, ग कह रहा है मूर्धा, और गह कह रहा है दंते या दंत। चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं, के कह रहा है नासिका, ख कह रहा है तालु, ग कह रहा है ओष्ठ, और घ कह रहा है मूर्धा। प्रश्न एक ही है, ऑप्शन इसी प्रकार से आ सकते हैं। अब देखिए, पहले ऑप्शन की बात करें तो यहां कंठ भी आ रहा है, तो हमने सबसे पहले लिखा है अकुहे विसर्जनया नाम कंठ है, अकुहे विसर्जनया नाम कंठ है। तो ये क वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है, पहली बात। दूसरा ऑप्शन हमने ये भी लिखा है
कि यमगणनानाम नासिका, और दूसरा इसका उच्चारण स्थान है नासिका भी है। अब यहां देखिए ऑप्शन में कंठ भी आ रहा है और नासिका भी आ रहा है। अगर स्थिति इस प्रकार की हो तब आपको इसमें से कौन सा सही करना है। तब हम ये देखते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो तो यहां लिखा हुआ था कि यमगणनानाम नासिका च, यानी इसका नासिका भी होता है, तो और यहां आ रहा था, तो इसका मतलब और के बाद में कोई दूसरा होगा, तो सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा तब इसमें सही माना जाएगा आपका नासिका। अगर इस प्रकार से हो कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, ऑप्शन में दोनों आ गया, कंठ भी आ गया और नासिका, तब यहां आपको सही करना पड़ेगा नासिका। अब दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं। यहां देखिए कंठ दीर्घकार, नासिका दीर्घकार, उभौ यानी दोनों। ये कह रहा है कि कंठ भी हो सकता है, नासिका भी हो सकता है, या दोनों। तब ऐसी स्थिति में यहां क्या रहेगा, कंठ भी है और नासिका भी है, तब यहां आपको एक ऑप्शन करना पड़ेगा दोनों। और आगे दीर्घकार कोपी नास्ति, यानी इनमें से कोई भी नहीं, तो ये गलत है। तीसरा ऑप्शन की अगर बात करें कि कंठ, तालु, मूर्धा और दंता। अब यहां देखिए नासिका है नहीं, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा कंठ। अगला ऑप्शन अगर इस प्रकार से आ जाए, नासिका, तालु, ओष्ठ और मूर्धा, तो यहां कंठ नहीं है तीनों में, तब यहां सही हो जाएगा इसका नासिका। ये थी ऑप्शन की बातें। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है प्रश्न। अब देखते हैं थोड़ा आगे। हाँ, आप चाहे तो इन प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हाँ, अब थोड़े सा उच्चारण स्थान से आगे की जो बात चल रही थी, ये चल रही थी कि ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान है। ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान है, तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले ए और आई, इसके दो उच्चारण स्थान थे। आपको दोबारा से याद दिलवा देता हूं, कंठ और तालु। फिर इसके बाद में हमने देखा था दूसरा ओ और औ, इसके भी दो उच्चारण स्थान थे, और इसमें हमने देखा था कंठ और कंठोष्ठ। फिर इसके बाद में हमने तीसरा अक्षर देखा था वह क्या भी दो उच्चारण स्थान थे, और उसमें हमने देखा था दंतोष्ठ। फिर इसके बाद में हमने देखा था ये, मैं, गे, न और न, इनके भी दो दो उच्चारण स्थान है, और हमने इसका देखा था एक तो नासिका और दूसरा हमने देखा था पांचों वर्ग का जो अलग अलग उच्चारण स्थान था वो। तो यहां देखिए कितने वर्ण हो गए, दो दो उच्चारण स्थान वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो प्रश्न अगर इस प्रकार से हो कि ऐसे कितने उच्चारण स्थान है जिनके दो दो उच्चारण स्थान है, तब यहां आंसर रहेगा 10। अब जो बाकी के बच गए उनके एक एक है, जो बाकी के बच गए वो रह जाएंगे। इसी के साथ आपका उच्चारण स्थान का जो टॉपिक है ये पूरा होता है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है यत्न, या हम ये कह सकते हैं कि प्रयत्न। यत्न या प्रयत्न, अगला जो टॉपिक है यत्न या प्रयत्न, यानी जो अक्सर हम जिसका उच्चारण करते हैं उसमें हम कितना प्रयास करें, कितनी कोशिश करें, उसे क्या कहा जाता है, यत्न कहा जाता है, प्रयत्न कहा जाता है। कि किसी भी वर्ण को बोलने के लिए हम कहां से प्रयास करें, तो किस प्रकार से हम प्रयास करें, वही यत्न है। अब यत्न की बात करें तो संस्कृत में यत्न है या प्रयत्न है, ये दो प्रकार का होता है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि संस्कृत में यत्न होता है या प्रयत्न होता है, तो दो, तो इसके ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है यत्नो कतिदः, यत्न कितने हैं,
तब आप इसका आंसर ऐसे लिखा हुआ हो सकता है यत्नो द्विधा। यत्न कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन कौन से यत्न होते हैं? तो एक की बात करें तो एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर, और दूसरा यत्न होता है बाह्य, बाह्य प्रयत्न या यत्न या प्रयत्न। अब देखिए इनके नाम से आभ्यंतर, यानी जो वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनका हम बोलते हैं या उनका उच्चारण करते हैं तो अंदर से जो आवाज निकलती है या अंदर से हम सांस के द्वारा जिनको अक्षरों को बाहर निकालते हैं या अंदर से जो प्रयास किया जाता है वही आभ्यंतर प्रयत्न है, और जो बाहर से जो प्रयास किया जाता है वो होता है बाह्य प्रयत्न। सीधा सा अर्थ है। अब यहां बात ऐसी हो सकता है, अगला क्वेश्चन आपके पास में कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा सा याद रखने वाले हैं। अब देखो इसकी एक छोटी सी ट्रिक्स है। आभ्यंतर प्रयत्न में अक्षर ज्यादा आ रहे हैं, आभ्यंतर प्रयत्न में क्या आ रहे हैं? अक्षर आ रहे हैं 1 2 3 4, ज्यादा अक्षर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ज्यादा है। तो आप सीधा सा यहां अनुमान लगाइए कि आभ्यंतर प्रयत्न में कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के। यहां बाह्य में 2 ही आ रहा है, तो 2 का मतलब आप सीधा सीधा जहां अक्षरों की संख्या ज्यादा है वहां कम है, और जहां कम है वहां ज्यादा है। तो यह है कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 प्रकार के। कई बार क्या होता है ऑप्शन में हमें यह याद रहता है कि ये 5 होता है, ये 11 होता है। समस्या ये हो जाती है कि बाह्य प्रयत्न 11 होगा या आभ्यंतर प्रयत्न 11 होगा। तो ज्यादा जो बड़ा है वो छोटा होगा और जो ज्यादा छोटा है वो बड़ा होगा, ये ध्यान रखें। तो यह बाह्य प्रयत्न है ये होगा 11 प्रकार का, और आभ्यंतर प्रयत्न है ये होगा 5 प्रकार का। अब यहां ये देखते हैं कि 5 प्रकार वो कौन कौन से, ये हम देखते हैं क्रम से। पहले देख लेते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद कौन कौन से हैं। और ये है 5 प्रकार का। पहला प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार ये कह रहा है आभ्यंतर प्रयत्न का कि स्पृष्ट, पहला भेद है स्पृष्ट। अब स्पृष्ट में कौन कौन से अक्षर आते हैं यह भी पूछा जा सकता है कि जो आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट कौन से अक्षर आ रहे हैं इसमें। तो ये कह रहा है कि स्पृष्टम स्पर्शानाम, की जो स्पर्श जो वर्ण है वो किसमें आएंगे? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में। तो अब स्पर्श वर्ण कौन कौन से थे हमने देखा था कि स्पर्श वर्णों की संख्या थी कैसे लेकर के मैं तक। स्पर्श वर्णों की संख्या है कैसे लेकर के मैं तक, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो 25 जो अक्षर आ रहे हैं कैसे लेकर के मैं तक, इनमें आभ्यंतर प्रयत्न होगा स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। फिर कह रहा है दूसरा प्रयत्न एसत स्पृष्टम। अब ये कह रहा है दूसरा जो आभ्यंतर प्रयत्न आ रहा है ईसद स्पृष्ट, तीसरा वो लिख देते हैं ईसत विवृत, चौथा भी लिख देते हैं विवृत, और पांचवा लिख देते हैं समृद्ध। अब देखिए ये आ गया आपके आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है स्पृष्ट, दूसरा कह रहा है ईसद स्पृष्ट, तीसरा कह रहा है ईसद विवृत, और चौथा कह रहा है विवृत और समृद्ध। इसको आप क्रम से याद कर लीजिए, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत और विवृत और समृद्ध। अब देखिए इनमें कौन कौन से अक्षर आते हैं तो इसको वो भी क्रम से लिखते जाइए। कैसे मैं तक हम यहां आ गए। अब मैं के बाद में जो शुरू करते हैं तो वहां आता है ये वे रे ल, या हम ये कह सकते हैं कि जो अंतःस्थ जो वर्ण है
वो आएंगे आपके ईसत स्पृष्ट में, कि अंतस्थ जो व्यंजन है वो आएंगे आपके ईसत स्पृष्ट में, ये अगर है और ल। फिर उसके बाद में और क्रम से चलिए तो ईसत विवरित आ रहा है, तो विवरित में आएंगे, ईसत विवरित में आएंगे आपके से और है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसमें जो वर्ण है, जो उसमें जो वर्ण है वो आएंगे ईसत विवरित में। अब बच गया आपके विवरित, तो विवरित में आएगा विवरित स्वराणाम, कि जितने भी जो स्वर है वो किसमें आएंगे आपके विवरित में। यहां तक हो गया। अब ये थोड़ा सा चक्कर आ रहा है कि समृत, अब जब सारे आ गए, यहां तो पूरे व्यंजन आ गए, यहां स्वर आ गए, तो बचा क्या। तब यहां ये कह रहा है कि जो ए है इसको समृत माना जाता है, और ए कौन से ए की बात करें, रहस्व ए, जो छोटा ए है रहस्व ए को समृत माना जाता है, रहस्व ए को समृत माना जाता है। अब कैसे, यहां भी इसके दो प्रकार है। एक तो यहां आ रहा है ए, सोचने वाली बात यह है कि जब स्वर आ गया तो इसमें ए तो आएगा, तो ए यहां आ गया। अब ये कह रहा है दूसरा कि जो ए है रहस्व है वो समृत भी माना जाएगा। अब कब माना जाएगा ये देखना है, तो इसके लिए हम देखते हैं प्रयोग दशायाम समृतम और प्रक्रिया दशायाम विवृतम। यहां ये बात स्पष्ट है कि कब तो समृत होगा कब विवृत होगा। तो ये कह रहा है कि जब हम प्रयोग दशा में इसको देखते हैं तो भी ये समृत होगा, और अगर प्रक्रिया दशा में देखें तब ये क्या होगा, विवृत। अब प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा क्या है, इसके लिए हमें समझना ये पड़ेगा कि जैसे मान लो हमारे पास में एक शब्द है राम, राम शब्द है। अब यहां लिखा हुआ राम, तो राम में जो मैं है इसमें मिला हुआ है ए। तब यहां ये कह रहा है कि ये प्रयोग सिद्ध किया हुआ है कि राम कैसे बना, तो राम ये सिद्ध किया हुआ है कि ये राम बना। अब राम कैसे बना, तो राम ऐसे बना कि ये राम शब्द है, राम इसमें सु विभक्ति है, फिर सु का लोप कर दिया, सु का से बचा और से का विसर्ग बचा और ये बन गया आपका राम है। तो यहां ये कह रहा है कि प्रयोग जो दशा प्रयोग हो चुका है उस दशा में तो ये रहेगा आपका समृत। अब ये कह रहा है प्रक्रिया, प्रक्रिया कब होगी, जैसे मान लो यही राम है, अगर मैं ये कहूं कि राम प्लस अवतार, शब्द की बात आ रही है कि राम प्लस अवतार। अब यहां देखिए कि ये प्रयोग प्रक्रिया हो रही कि ए और ए मिलकर के यहां प्रक्रिया चालू होगी, संधि की प्रक्रिया है। तो ए और ए मिलकर के यहां हो रहा है आ, रामावतार बन रहा है। जब ये प्रक्रिया दशा में होता है तब इसको क्या माना जाता है, विवृत, अन्यथा इसको माना जाएगा समृत। ये थे आपके आभ्यंतर प्रयत्न, और इनमें कौन कौन से वर्ण आ रहे थे उनकी संख्या। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, और उसके बाद में हम आगे देखेंगे बाह्य प्रयत्न। दूसरा जो प्रयत्न था वो था बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न में हमने देखा था कि ये 11 प्रकार का होता है। अब 11 कौन कौन से हैं ये और देख लेते हैं। सबसे पहला 11 प्रकार अगर हम देखते हैं तो इसके लिए एक दो सूत्र है वो देख लेते हैं। हसे, संवारा, नादा, गोसा। हसे, संवारा, नादा, घोसा। दूसरा सूत्र ये कह रहा है खरोल, विवारा, समासा,
एगोसा। करो विवारा श्वासा एगोसा। फिर उसके बाद में आगे और देखते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। और उसके बाद में चौथा और देख लेते हैं। उदात, अनुदात और स्वरित। अब देखिए ये पूरे आपके जो बाह्य प्रयत्न 11 है वो कैसे आ गए, इनको छोड़ दीजिए। पहला कह रहा है स्वर, पहला बाह्य प्रयत्न आ गया संवार। दूसरा कह रहा है नाद, तीसरा कह रहा है घोष, चौथा कह रहा है विवार, पांचवा कह रहा है श्वास और छठवां कह रहा है एगोस। फिर उसके बाद में सातवें की बात करते हैं तो अल्प प्राण, और आठवां कह रहा है महाप्राण, और नौवां उदात, 10वां अनुदात और 11वां स्वरित। यह आ गए आपके 11 बाह्य प्रयत्न। अब इनकी कल विस्तृत से हम जानकारी करेंगे। थैंक्स। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।